अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1979 के बाद पहली बार 47 साल के बाद अमेरिका ने ईरान को अपना तेल बेचने की इजाज़त दे दी है। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान की जो सबसे बड़ी शर्त थी बहरे हुर्मुज़ पे, उसका कंट्रोल रहेगा, ईरान पे पाबंदियाँ उठेंगी और वो अपना तेल बेचेगा। देखिए, ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है? उसका तेल। जिस वजह से ईरान पे पाबंदियां थी वो यही थी कि वो अपना तेल नहीं बेच सकता, और इसीलिए ईरान के अंदर कस्म पुरसी, गुर्बत और एक ऐसा माहौल था कि लोग जो है वो खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे माशी तौर पे। अब यही अमेरिका जिसने ईरान पे दुनिया की सख्त तरीन पाबंदियां लगाई थी, खुद अपने हाथों से हटा रहा है। आज वही अमेरिका कह रहा है कि ईरान अपना तेल बेच सकता है और वो तेल हम भी खरीदेंगे, यानी अमेरिका भी खरीदेगा। और सिर्फ ये नहीं दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ईरान को उसका जमाशुदा पैसा, यानी जो उसका फ्रोजन अकाउंट है ईरान के, वो एक ऐसे तरीके से ईरान को वापस दिए जाएंगे कि मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि ये इससे क्या वाकई ईरान राजी होगा? क्या इससे ईरान को फायदा होगा दोस्तों? क्यों? क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा तो ये फैसला आप लोगों ने करना है। आप लोगों को पता है कि आप लोग कमेंट्स करते हैं, मेरी वीडियोस का हिस्सा बनते हैं, और मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूं और अपने वीडियोस में शामिल भी करता हूं। तो आपने बताना है कि क्या ये तरीका दुरुस्त है दोस्तों। एक अगला हिस्सा, 92% इजरायली, 92% इजरायली खुद मानते हैं कि जंग में ईरान जीत गया है, और बाकायदा सर्वे हुआ है इसराइल के अंदर। इसकी तफसीलात मैं आपको आगे चल के दूंगा दोस्तों। और ईरान के सदर जो है वो कल पाकिस्तान आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और अहम खबर है, वो भी इसराइल के हवाले से है। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि एक दिन के अंदर 24 से 36 घंटों के अंदर जो कुछ हुआ है आलमी सतह पे, उसका आप पे क्या इम्पैक्ट है, वो सारा खुलासा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। स्विट्ज़रलैंड में जेडी वैंस की क़यादत में बातचीत होती है। इसके बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अरागची साहब ने ये बयान ऐलानी तौर पर जो है बयान जारी किया है। अरागची ने कहा है कि मेजर प्रोग्रेस, यानी बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, लबनान की जंग ख़त्म हो चुकी है। और फिर वो खबर जो ईरान के लिए तारीखी है, तेल और पेट्रोल की बरामदात पे से पाबंदी हटा दी गई है। नाकाबंदी जो ब्लॉकेड था वो भी ख़त्म हो चुका है। जो फ्रोज़न एसेट्स थे उनको रिलीज़ किया गया है, और ईरान के लिए सबसे बड़ा रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्लान शुरू हो गया है 300 अरब डॉलर्स का। ईरान ऑब्जर्वर की ब्रेकिंग है कि 1979 के बाद ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने ईरान को अपना तेल अमेरिका को बेचने की मंजूरी दी है। तेल की पाबंदियां फिलहाल 60 दिन के लिए हटाई गई हैं। 60 दिन के अंदर जो भी फ्रेमवर्क तय होगा उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। अब समझिए दोस्तों, 1979 में ईरान में इनकलाब आया था, उसके बाद अमेरिका और ईरान दुश्मन बन गए। 47 साल कोई तेल की तिजारत ईरान खुलेआम नहीं कर सका, और अब 2026 में ये दीवार टूटी है। लेकिन तेल सिर्फ शुरुआत है। ईरान की वजारत खारजा ने जेडी वैंस के साथ बातचीत के बाद 5 बड़ी चीज़ें बताई हैं जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो ईरान ने हासिल की हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर ख़ास तौर पे लबनान में महाज जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया गया है, और कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल यूनिट बनाया गया है। ये एक ऐसा निज़ाम होगा जो लड़ाई को काबू में रखेगा और एक तरह से यूं कह लें कि निगरानी करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। इसमें ईरान भी शामिल होगा। खबरें आ रही हैं कि इसमें पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा होगा। दूसरा, बहरे हुर्मुज़ में किसी भी मसले के लिए एक हॉटलाइन बनाई गई है, यानी अगर कोई मसला हो तो सीधा राब्ता होगा ताकि जंग ना हो। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, जिसको हॉटलाइन कहा गया है। तीसरा, न्यूक्लियर फाइल पे एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, लेकिन यह तब काम शुरू करेगा जब अमेरिका डील के शिक नंबर 13 पे मुकम्मल अमल करेगा, यानी पहले अमेरिका अपना वादा पूरा करेगा, फिर न्यूक्लियर इशू पे बात होगी। चौथा, कतर के साथ ईरान का जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसकी रिहाई का मुआहदा जो है वो तय हो गया है। जो कतर में ईरान के फ्रोजन एसेट्स पड़े हुए हैं उनको रिहा किया जाएगा। पांचवा, अमेरिका से ईरान को दस्तावेजात मिल गई हैं जिनकी वजह से वो 60 दिन तक बगैर पाबंदी के तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को बेच सकता है। यानी सोचिए, ये सब ईरान को मिला है, और बदले में सिर्फ वादे जो वो पहले से एनपीटी में कर चुका है। यानी बदले में जो अमेरिका को ईरान ने दिया है वो वादा दिया है क्या, कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाऊंगा। वादा ही तो है ना, ठीक है। उसके साथ साथ मैं IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको अलबत्ता ईरान ने मुल्क में वापस आने की इजाज़त दे दी है, जो जाके इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का मुआयना करेंगे। अब जो सबसे दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पैसे हैं ईरान के, ईरान को मिलेंगे कैसे दोस्तों।
ईरान को उसका जो फ्रोजन अकाउंट है, जो पैसे हैं उसके, वो एक नए तरीके से, बड़े अलग तरीके से उसको मिलेंगे। जेडी वैंस ने स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में ये बयान दिया है खड़े होकर कि अगर ईरान का फ्रोजन एसेट्स जो है, उनका जो मुंजमद असासा है, कभी अगर आज़ाद होगा तो उन पे सख्त कंट्रोल रखा जाएगा और ये पैसा अमेरिकन सोयाबीन, मकई और गंदम खरीदने में इस्तेमाल होगा। ये समझिए, बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाता हूं आपको। ईरान का पैसा कई साल से दुनिया के बैंक्स के अंदर फ्रोजन पड़ा है, मुंजमद पड़ा है। ईरान इस पैसे को निकाल नहीं सकता क्योंकि पाबंदियां हैं। वैंस कहता है कि यह पैसा ईरान को सीधा नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि फ्रोजन अकाउंट से ईरान के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, नो, बल्कि इस पैसे से ईरान अमेरिकन किसानों से अनाज खरीदेगा, सोया, मकई और गंदम। मकसद क्या है? पहला वो ये कहता है, अब ये अमेरिकन जुबान में बता रहा हूं आपको, कि अमेरिकन किसानों को फायदा होगा। दूसरा, ईरानी अवाम को खाना मिलेगा जो पाबंदियों की वजह से कम पड़ रहा था। तीसरा, ये पैसा दहशतगर्दी की फंडिंग में नहीं जाएगा। बेसिकली दहशतगर्दी अमेरिका की नजर में कि ईरान जो है अपनी प्रॉक्सीज को फंड करेगा, हमास को देगा, हिजबुल्लाह को देगा, हौसियों को देगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। वैंस ने इसको क्लासिक ट्रंप डील कहा, यानी ऐसा मुआहदा जहां दोनों को फायदा है। अब ये काम कैसे करेगा? ईरान का फ्रोजन पैसा सीधा ईरान को नहीं बल्कि एक खास अकाउंट में जाएगा जिसे कतर के बैंक में रखा जाएगा। ईरान सिर्फ अमेरिकन जो ज़राए जो है महसूलात, उनको खरीद सकता है, यानी पैसा सीधा अमेरिकन कंपनीज को जाएगा, ईरान हुकूमत के हाथ में नहीं आएगा। अगर ईरान को लेट्स से गंदम लेनी है, वो कतर से कहेगा, कतर उस अकाउंट से कुछ पैसा निकालेगा, वो अमरीकियों को देगा, अमेरिका उसके बदले में गंदम जो है वो ईरान पहुंचा देंगे। आप समझ गए? आप अमेरिका और कतर दोनों इसकी निगरानी भी करेंगे, लेकिन यहां ईरान का एतराज भी है। ईरान कहता है कि ये उसकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, वो अपना पैसा आज़ादी से खर्च करना चाहता है। ये बेसिकली यूं कह लें कि एक परफॉर्मेंस बेस्ड डील है, यानी अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद करे और दहशतगर्दी, अकॉर्डिंग टू अमेरिका, दहशतगर्दी मतलब हमास को, हिजबुल्लाह को सपोर्ट ना करे, ये उनकी जुबान बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, उनकी जुबान, तो ये रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन, अब आप यहां पे कमेंट्स करके बताएं कि ये डील कैसी है। क्या अमेरिका से गंदम लेना, अमेरिका से अनाज लेना, फ्रोजन एसेट्स के पैसों से ये ठीक रहेगा, या फिर ईरान इस शर्त को मानता ही ना सिरे से और वो पैसा जूं का तू वहीं का वहीं पड़ा रहता? तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको शरीक कर रहा हूं। आगे मैंने आपको एक बड़ी कमाल की न्यूज़ देनी है, लेकिन यहां पर मैं चाहूंगा कि एक लम्हे के लिए रुक के लिए आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपनी राय बताएं। वो राय मेरे लिए बड़ी संजीदा होगी। 92% इजरायली मान चुके हैं। अब ये बड़ा कमाल का सर्वे है। ये कैसा सर्वे है जो सब कुछ कह रहा है? हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम का ये पोल है। 92% इजरायली मानते हैं कि इस जंग में ईरान जीता है, इजराइल हारा है। ये सोचिए, ये कोई ईरानियन सर्वे नहीं है, कोई पाकिस्तानी सर्वे, कोई इंडियन सर्वे नहीं है, इजराइल का अपना सर्वे है। और 92% ये कोई मामूली नंबर भी नहीं है, तकरीबन पूरे का पूरा इजराइल मान चुका है कि हम ये जंग हार गए हैं, ईरान ये जंग जीत गया। सबसे बड़ा सबूत क्या है कि ये जंग इजराइल के लिए एक नाकामी थी। अब इजराइल के मुस्तकबिल के जो इरादे हैं वो खुल के सामने आ गए। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, मैं चाहता हूं इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, जो गुफ्तगू इसमें की गई है वो जरा सुनिए, फिर मैं वापस आऊंगा और आपको बताऊंगा इजराइल के इरादे क्या। The number one threat for America is the Muslim Brotherhood. CARE and the Muslim Brotherhood are trying to take over now Florida and Texas. And first they take Florida, then they take Texas, and then America falls. New York, they already took over. Now, it's not only a threat for America, it's a threat for Israel. And 15 years from now, Israel will have a war with Egypt. The Muslim Brotherhood will eventually take over Egypt. The Muslim Brotherhood, which is a Sunni jihad, now, after we weaken the Shia jihad, will be a threat to the world. Turkey is now taking over. Fidam Khan, what's his name? The foreign minister, Hakam Fidan, the foreign minister of Turkey, announced that we took Haleb, we took Damascus, and Jerusalem is next. The Sunni jihad is the next enemy. Israel needs to be strong. America needs to be strong. Unfortunately, America is weak. Now, ये सुन लिया दोस्तों आपने? द क्रेडल के नाम से अखबार है, बड़ा मशहूर, उसकी रिपोर्ट है। वो कहते हैं सहूनी एक्टिविस्ट हैं अमियाद कोहिन, ज्यूइश न्यूज सिंडिकेट समिट के अंदर बैठ के ये आदमी अपना इरादा बता रहा है। और ये इरादा सिर्फ उसका नहीं, पूरे इजराइल का, याद रखिएगा। वो कहता है 15 साल के अंदर इजराइल मिस्र के साथ जंग में उलझ जाएगा, अगले 15 साल के अंदर।
अब आप सोचेंगे, हैरान होंगे, मिस्र के साथ तो इत्तेहाद है इजराइल का, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। कोहिन ने इल्जाम लगाया कि अखवानुल मुस्लिमून अमेरिका के अंदर अपना असर बढ़ा रहा है ताकि मिस्र में दोबारा इक़्तिदार हासिल करे और मौजूदा कायरो तेल अवीव सिक्योरिटी ताल्लुकात को ख़त्म कर दे। और आगे कोहिन कहता है कि जिसे वो बेसिकली कहता है शिया जहाद, वो कहता है कि एक तो है शिया जहाद, उसके जवाल के बाद अब उसके अकॉर्डिंगली जो शिया जहाद है वो जवाल पजीर हो गया। शिया जहाद से मुराद है ईरान का जो पूरा का पूरा बिछाई हुई गेम थी वो। अब वो कहते हैं सुन्नी जहाद जो है वो दोबारा सर उठा रहा है। तुर्की का बढ़ता हुआ असर, सुन्नी जहाद, मिस्र सुन्नी जहाद, ये इजराइल के लिए बढ़ता हुआ खतरा है, ये कोहन कह रहा है। सोचिए, इजराइल अभी ईरान से जंग खत्म कर रहा है, बल्कि मजबूरन करनी पड़ रही है, और अभी से वो मिस्र के साथ अगली जंग की तैयारी कर रहा है, तुर्की को अपना खतरा समझता है। ये एक ऐसा मुल्क है नाजरीन, यहां से आप इसके इरादे भांप लीजिए, जो हमेशा किसी न किसी के साथ लड़ाई चाहता है, क्योंकि इजराइल की जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो वजूद है, वो तभी बरकरार रहता है जब तक कि वो अपने आसपास के हमसायों के साथ लड़ता रहे। और अब जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं, ये बॉम्ब है जो कि ऑलमर्ट का बॉम्ब कहा जा रहा है। ऑलमर्ट का बॉम्ब सोचिए, ये इजराइल के अंदर से फटा है, इजराइल के अंदर से बहुत बड़ी आवाज उठी है, और ये आवाज कोई मामूली शख्स की नहीं है दोस्तों। इयूद ऑलमर्ट इजराइल का साबिक वजीर आजम है और बहुत मशहूर वजीर आजम रहा है। हैरेट्स में उसने एक मकाला लिखा, कॉलम लिखा है, जो कि शाया होता है, उसके बाद इसकी चर्चे हैं हर तरफ, और इसमें उसने खुद अपनी हुकूमत पे, अपने मुल्क पे संगीन इल्ज़ाम, तनकीद नहीं, इल्ज़ाम लगाए हैं। ऑलमर्ट कहता है कि आज ये कहना पड़ता है, ये अल्फाज मैं ऑलमर्ट के कोट एंड कोट कर रहा हूं यहां पर, आज ये कहना पड़ता है कि इजरायली रियासत मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और रियासती तौर पर सपोर्ट शुदा नस्ल कुशी कर रही है, एथनिक क्लेंजिंग कर रही है, और इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम कर रही है। ये खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, साबिक प्राइम मिनिस्टर। ये गज़ा, लबनान या सीरिया में नहीं, बल्कि उन इलाकों में हो रहा है जहां इजराइल का मुकम्मल सिक्योरिटी कंट्रोल है। ये उसके अल्फाज है। आगे ऑलमर्ट लिखता है कि मगरबी किनारे वेस्ट बैंक में यहूदी सेटलर्स रोजाना फलस्तीनियों पर हमले करते हैं, घरों को आग लगाते हैं, लोगों को मारते हैं, जानवर छीन लेते हैं, खेत तबाह करते हैं। ये रोजाना की दहशत, अब ये लफ्ज सुनिए उसके, इयूद ऑलमर्ट के, कहता है ये रोजाना की दहशतगर्दी है जो हुकूमत नेतन्याहू और काबीना की हिमायत से चल रही है। और सबसे अहम बात जो कर दिया उसने, वो कहता है पुलिस और फौज अक्सर यहूदी हमला आवरों की मदद करते हैं या खामोश रहते हैं। बहुत से केसेस में फलस्तीनी मुतासरीन को ही गिरफ्तार किया जाता है, हमला आवरों को नहीं। ये सोचिए, इजराइल का साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है अपनी हुकूमत को, अपनी रियासत को, कि नस्ल कुशी कर रही है मेरी रियासत। ये इतनी बड़ी आवाज़ है। ऊपर मैं बता चुका हूँ 92% अफराद कहते हैं कि हम जंग हारे। इजराइल का साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है कि नस्ल कुशी कर रहे हैं दोस्तों। और अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका भी तनहा होता जा रहा है। इजराइल तो तनहा हो ही गया है पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका की तन्हाई की एक डिटेल सामने आई, एक सबूत सामने आया दोस्तों। कैसे? फाइनेंशियल टाइम्स का एक कमाल का आर्टिकल है, पढ़ने के काबिल है। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, आप पढ़िएगा इसको। वो कहता है अमेरिका के पुराने इत्तेहादी, अब मैं नए इत्तेहादियों की बात नहीं कर रहा, पुराने इत्तेहादी, यूरोप के ममालिक, जापान, कनाडा, अब अमेरिका से ज्यादा आजादी की तरफ जा रहे हैं। आजादी, इसका मतलब है पहले वो कैद थे। क्यों? सबसे पहले अमेरिका पे भरोसा कम हो गया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज की वजह से दबाव डालना, टैरिफ्स लगाना, इत्तेहादियों को इस्तेमाल की यूज करना, मतलब इस्तेमाल की तरह देखना। इत्तेहादियों को लगता है कि अमेरिका अब काबिल भरोसा पार्टनर नहीं रहा। दूसरा, ये मुल्क अब अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ा रहे हैं, यानी कनाडा, जापान, ये अपनी दिफाई सलाहियत अमेरिका पे नज़ार नहीं कर रहे। फौज पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी फौज पे, अमेरिका के बगैर खुद फैसले करने लगे हैं। तीसरा, वॉशिंगटन अब इत्तेहादियों को कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहा है। ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट बता रहा हूं। इसलिए वो इस्तकलाल यानी इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं, आजादी की तरफ। अब बात देखिए, नोट करें, बार बार लफ्ज आजादी का इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे समझिए, अमेरिका के पुराने दोस्त अब उससे फासला चाहते, क्योंकि वो खुद को कमजोर और गैर महफूज कर रहे हैं अमेरिका के साथ। ये अल्फाज हैं, खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं दुनिया के सुपर पावर के साथ खड़े होकर, और पुरखतर महसूस कर रहे हैं। डेंजर है। ये आलमी सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली की निशानी है दोस्तों। इजराइल तनहा, अमेरिका तनहा। आज आप देख लें कि जो ममालिक, जिन ममालिक को ख़त्म करना चाहता था इजराइल,
कौन कौन से? ईरान, पाकिस्तान। आज दोनों की आलमी हैसियत देख लें आप दोस्तों, और मैं आपको इसका एक सबूत देता हूं किस तरह पेजिशकियान पाकिस्तान आ रहे हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो पाकिस्तान पहुंच चुके हो दोस्तों। ये सबसे बड़ी खबर है, डेवलपमेंट है। अल अरेबिया की रिपोर्ट है कि ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान कल पाकिस्तान आ रहे हैं और ये दौरा स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ लंबी बातचीत के फौरन बाद हो रहा है। अब ये सिर्फ एक यूं कह लें कि सरकारी दौरा नहीं है, बल्कि ये शुक्रिया का दौरा है, दोस्ती और मुस्तकबिल के ताउन का दौरा है। ये बताएगा कि ये दो ममालिक जो है, एक मुल्क ऐसा है जिसने क्या किया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपना लोहा मनवाया। एक मुल्क ऐसा है जिसने क्या किया, जिसने अमेरिका के खिलाफ सीना सफर होकर जंग की और अपना लोहा मनवाया। अब क्या हो रहा है, और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ममालिक दोस्तों, ट्रेड के हवाले से इनकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाथ मिला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका इस चीज को जानता है। अच्छा, एक चीज पे मैं बहुत बड़ा जोर दूंगा। देखिए, ईरान पाकिस्तान भले करीब आए, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, और अरब ममालिक में इस वक्त पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपने घर बार वालों के लिए पैसा कमा रही है। याद रखें, पाकिस्तान जितना मर्जी सिफारती तौर पे बड़ा हो जाए, पाकिस्तान की मईशत आज भी कमज़ोर है, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चलता है किस पे? रेमिटेंस पे। जो बाहर से तरसिलाते ज़रा होता है, जो लोग अपना पैसा घर भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं दोस्तों, उससे पाकिस्तान की मैशत चलती है। तो पाकिस्तान को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उन ममालिक को भी साथ लेके चले, जैसे मुत्तहदा अरब अमारात है, सऊदी अरब तो खैर है ही सही, दीगर ममालिक को भी साथ लेके चले, क्योंकि ये जो ममालिक होते हैं वो जज्बाती फैसला नहीं करते दोस्तों। मुझे पता है आप लोगों के जज्बात अपनी जगह, वो जज्बाती फैसला नहीं करते, वो देखते हैं कि हमारे कौम का मफाद किस में है। नाज़रीन, ठीक हो गया। आप देखिए, ईरान ने जो डील की है उसमें भी कौम का मफाद देखा गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ईरान ने दे दी हैं, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब। वो कह रहा है ठीक है, हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, तो कौम के मफाद के लिए उसने अपनी एक ख्वाहिश को पसे पर्दा डाल दिया दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट आज की खबरें थी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आज का जो वीलॉग है आपको पसंद आया होगा। अब आप ये देख लीजिए कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है उसके पीछे इतना काम हुआ है, लेकिन ये डील कल टूट भी रही थी। अगर मैं कल वीलॉग नहीं बता सका, कल जो ईरानी डेलीगेशन था वो गुस्से में उठ के चला गया था, अगर आपको याद हो। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने इंतहाई शातराना तरीके से, न जाने उसको क्या हुआ था, रात 11 बजे के बाद उससे न जाने क्या हो जाता है, उसने एक ऐसा धमकी आवेश ट्वीट किया था कि मैं ईरान को तबाह बर्बाद कर दूंगा। और उस दौरान जो है वो जेडी वैंस, इधर से अब्बास अरागची, बाकर गलीबाफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ सब बैठे हुए थे, और उस दौरान जो है वो ईरानी डेलीगेशन वॉकआउट करके चला गया वहां से। उन्होंने कहा हम बात ही नहीं करेंगे इनसे, और उसके बाद जो है वो फिर ये मेल्ट डाउन हुए। ये इनकी थोड़ी सी जो है ना, वो जो परवाज थी अमरीकियों की वो नीचे आई। उनको लगा था ईरानी निगोशिएशन टेबल पर आ गए, अब हम जो मर्जी चाहें कर लें। ट्रंप ने धमकियां में ट्वीट करना शुरू कर दिए ड्यूरिंग द मीटिंग, और उसके दौरान जो है ईरानियों ने वॉकआउट कर लिया वहां से। लेकिन फिर मामले को सुलझाया गया, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बीच में पड़े और मामले को उन्होंने जो है वो ठंडा किया। नाज़रीन, फिलहाल वीडियो से अब तक के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अक्सर लोग नहीं करते, अगली वीडियो मिस हो जाती है आपसे, फिर कहते हैं कि आप रोज़ वीडियो नहीं बनाते। मैं रोज़ बनाता हूँ वीडियो, लेकिन आप मिस कर देते हैं क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और हाँ, फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, मैं लाइव आता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर ऑप्शन है सब्सक्राइब का, फॉलो का नहीं। फॉलो नहीं करना, फॉलो तो करना ही करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आप वो मिस ना कर पाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह ने के पान।